हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में अंतर्निहित संरचनात्मक एवं तकनीकी परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ, जैसा कि आपको पता है कि मौर्यों ने एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था लागू किया था, तो इस केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के लाभ और हानि, इस पर भी हम लोग इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में जो संरचनात्मक एवं तकनीकी परिवर्तन अंतर्निहित थे, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मौर्य काल में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, जिसकी पृष्ठभूमि में इस काल के कुछ संरचनात्मक एवं तकनीकी परिवर्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये निम्न थे कि जैसे कि इस काल में कृषि का अत्यधिक विकास हुआ। इसका कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में लोहे का प्रयोग और धान की रोपण प्रणाली का प्रचलन, जो बुद्ध काल में ही प्रारंभ हो चुका था, इस काल में और अधिक तीव्र हुआ। इसकी चर्चा हम लोग ईस्वी पूर्व 6ठी सदी से के आर्थिक विकास से संबंधित अध्ययन सामग्री में कर लिया है। मगध के लौह खदानों का उपयोग करके व्यापक पैमाने पर वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कौटिल्य ने शूद्रों को अन्य तीनों वर्णों की सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि कार्य की भी अनुमति प्रदान किया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को अन्य तीनों वर्णों की सेवा करने के साथ साथ उन्हें कृषि करने की भी छूट प्रदान की गई है। अतः शूद्र भी कृषक तथा कृषि मजदूर के रूप में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ गए इस काल में, मौर्य काल में। आगे बढ़ते हैं। इस काल में मंडल कूपों के निर्माण और सिंचाई के साधनों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसकी चर्चा भी हम लोग नगरीकरण से संबंधित वीडियो में कर लिया है। तो इन मंडल कूपों के निर्माण के कारण, घेरदार कुओं के निर्माण के कारण नदियों से दूर कृषक बस्तियों की स्थापना में सुविधा हुई। इन परिवर्तनों के कारण इस काल में कृषि का काफी विकास हुआ और कृषि क्षेत्र में होने वाले अत्यधिक अधिशेष उत्पादन से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं व्यापारिक गतिविधियों का विकास संभव हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राजनीतिक एकीकरण तथा सैनिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए मौर्यों ने यातायात एवं संचार मार्गों का काफी विकास किया था। तो इससे व्यापारिक विकास एवं नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौर्यों ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी, जैसा कि आपको पता है, और इसके प्रशासन के लिए उन्होंने नगद वेतन पर आधारित एक विस्तृत नौकरशाही का निर्माण किया था। तो नगद वेतन पर आधारित इस विस्तृत नौकरशाही के पोषण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता हुई, जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ राज्य स्वयं भी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो गया। इस प्रकार इस काल में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इस प्रकार इन संरचनात्मक एवं तकनीकी परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में मौर्यों के कठोर केंद्रीय नियंत्रण में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो
मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में ये कुछ तकनीकी और संरचनात्मक परिवर्तन अंतर्निहित थे। इन्हें आप ध्यान से देख लें। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कृषि को लेते हैं। दोस्तों, कृषि इस काल की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी जिसमें काफ़ी जनसंख्या संलग्न थी। कृषि भूमि दो प्रकार की थी। प्रथम, जो राज्य के नियंत्रण में थी तथा राज्य अपने निर्देशन में वैतनिक मजदूरों और दासों कर्मकारों के बेगार द्वारा कृषि करवाता था। इस भूमि का प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष था। जो दूसरी भूमि थी वह करद कृषकों के अधीन थी, अर्थात जो कर देते थे कृषि पर राज्य को, तो उनकी निजी भूमि थी जिस पर वे कृषि कार्य करते थे और राज्य को भू राजस्व देते थे। तो गोप, स्थानिक, समाहर्ता, सन्निधाता, ये जो थे वो निजी कृषकों की जो कृषि भूमि थी उससे संबंधित ये अधिकारी थे और ये राजस्व प्रणाली के नियमन, भूमि संबंधी आंकड़ों को रखने एवं वसूली करने तथा संग्रह करने का कार्य करते थे। इनकी चर्चा हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत विस्तृत रूप से करेंगे। इसके अतिरिक्त, कृषि के अतिरिक्त वन जो थे वो राजकीय आय के एक अन्य महत्वपूर्ण साधन थे जो राजकीय संपत्ति होती थी। इससे हाथी के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वनोत्पाद भी राज्य प्राप्त करता था। तो इस प्रकार कृषि एवं वन ये राजकीय आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। अब हम लोग कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर विचार करें। यूनानी विवरणों में निजी भूस्वामित्व की बात नहीं कही गई है, अर्थात मेगास्थनीज के विवरणों से या अन्य जो यूनानी विवरण हैं उसमें भारत में निजी भूस्वामित्व की बात नहीं कही गई है, अर्थात उनके अनुसार सभी भूमि जो थी वो राज्य की थी। लेकिन अर्थशास्त्र से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कृषकों को निजी भूस्वामित्व प्राप्त था। जैसे कौटिल्य ने क्षेत्रकों एवं काश्तकारों में स्पष्ट भेद किया है, अर्थात क्षेत्रक अर्थात राजकीय भूमि और काश्तकार जो अपनी निजी भूमि में कृषि कार्य करते थे, तथा कृषकों को भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार भी कौटिल्य ने प्रदान किया है। तो इससे निजी भूस्वामित्व की बात पता चलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भूमि की प्रकृति अर्थात उसकी उत्पादकता के अनुसार भूराजस्व की दर पूरे साम्राज्य में अलग अलग था। तीसरा कि राज्य की तरफ से तालाब, कुओं आदि को खुदवाकर सिंचाई का प्रबंध भी किया जाता था। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य कि अर्थशास्त्र से कृषकों को दो दो फसल उगाने के लिए बाध्य करने का संकेत भी मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य कृषि भूमि को परती छोड़ने के पक्ष में नहीं था, अर्थात सभी भूमि पर कृषि कार्य होना अनिवार्य था। अगला तथ्य कि मेगास्थनीज वैसे तो भारत को एक अकाल रहित देश बताता है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मेगास्थनीज का कहना है कि भारत में अकाल कभी नहीं पड़ता था, लेकिन जैन अनुश्रुतियों तथा सोहगौरा तथा महास्थानागढ़ के अभिलेखों से भारत में अकाल पड़ने की पुष्टि होती है। इस तथ्य की चर्चा मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत से संबंधित अपने वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से किया है कि भद्रबाहुचरित में जय मगध में अकाल की बात पता चलती है। इसके अतिरिक्त सोहगौरा तथा महास्थानागढ़ का जो अभिलेख है उससे भी भारत में अकाल पड़ने की पुष्टि होती है। अकाल की स्थिति में कोष्ठागारों से अनाज का वितरण भी किया जाता था। इस तथ्य की विवेचना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। आगे बढ़ें। अब हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के दूसरे प्रमुख घटक व्यवसाय एवं उद्योगों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मौर्यकाल में शक्तिशाली केंद्रीय नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का विकास हुआ। शिल्पों अर्थात उद्योगों का विकास हुआ।
प्रायः सभी स्रोतों से इस काल के उद्योगों के विकसित होने की बात पता चलती है। वस्त्र उद्योग इस काल का प्रधान उद्योग था। ऊन, रेशम, रेशा, कपास, सन, छौम आदि सूत काटने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। तांबा, लोहा, सोना, चांदी सदृश धातुओं के खानों से निष्कासन, उनके परिष्करण एवं विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण की जानकारी अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज दोनों के विवरणों से होती है। तो धातु उद्योग भी काफी विकसित अवस्था में था। इसके अतिरिक्त कुंभकारी, चर्म उद्योग, पत्थर निर्माण से संबंधित उद्योग भी स्थापित हुए थे इस काल में। आभूषण निर्माण एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग था, जिसमें सोना चांदी के अतिरिक्त मणि, मुक्ता, शंख, सीप आदि का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता था। निर्याकस एक यूनानी इतिहासकार है। यह अपने विवरणों में हाथी दांत के कान के आभूषणों के निर्यात की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। अब उद्योगों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर हम विचार करें कि राज्य भी विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संचालन करता था। जैसा कि हमने पहले देखा कि राज्य कृषि कार्य भी करता था स्वयं ही, और दूसरे साथ ही साथ राज्य उद्योगों का भी संचालन करता था। राजकीय उद्योगों में वैतनिक मजदूरों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक जातियों से समयबद्ध श्रमदान प्राप्त किए जाते थे। कुछ उद्योगों पर राज्य का एक अधिकार था, जैसे मुद्रा ढलाई, जहाज निर्माण, आयुध निर्माण। ये राज्य स्वयं ही इन उद्योगों का संचालन करता था। अन्य उद्योगों में राज्य के साथ साथ स्वतंत्र कारीगर भी संलग्न थे, जो श्रेणियों में संगठित होकर अपने अपने व्यवसायों का संचालन करते थे। इन विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के अपने अपने नियम कानून होते थे, जो राज्य द्वारा अनुमोदित होते थे। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि इन विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों पर कठोर राजकीय नियंत्रण स्थापित था, जिस कारण ये अधिक संगठित एवं शक्तिशाली नहीं बन सके थे, जैसा कि बाद के काल में हुआ। अर्थात मौर्य काल में जो व्यावसायिक व्यापारिक श्रेणियां थी, अत्यधिक संगठित नहीं हुई और शक्तिशाली नहीं हुई। लेकिन मौर्योत्तर काल में जब केंद्रीय नियंत्रण ढीला हुआ, तो ये व्यावसायिक व्यापारिक श्रेणियां जो थी काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। इसकी चर्चा हम लोग मौर्योत्तर काल के आर्थिक व्यवस्था से संबंधित अध्ययन सामग्री के अंतर्गत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब विनिर्मित माल के विक्रय की व्यवस्था, माप तौल का मानकीकरण, मुद्रा का संचालन, व्यावसायिक श्रेणियों के हितों की सुरक्षा, ये सभी कार्य जो थे वो राज्य के दायित्व थे। इसके लिए अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों जैसे पन्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, रूपदर्शक, अकाराध्यक्ष आदि का वर्णन मिलता है, जो इन सारे कार्यों को करते थे। इन अधिकारियों की चर्चा हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि राज्य इन विभिन्न व्यवसायियों से कर वसूलता था। साथ ही निजी उद्योगों से राजकीय उद्योगों को होने वाली हानि के लिए राज्य क्षतिपूर्ति भी वसूल करता था। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि मेगास्थनीज ने भी नगर व्यवस्था के तहत व्यावसायिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए अधिकारियों की एक समिति का जिक्र किया है। आगे बढ़ें। अब व्यापार का विकास, यह भी अर्थव्यवस्था का, व्यापार भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। तो दोस्तों, मौर्य काल में यातायात मार्गों का काफ़ी विकास हुआ और देश के सभी प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जैसे उत्तर पश्चिमी भाग के मौर्यों के नियंत्रण में आ जाने से स्थल मार्गों से होने वाला विदेशी व्यापार पर मौर्यों का नियंत्रण स्थापित हो गया। दक्षिण विजय से दक्षिण पश्चिमी तथा कलिंग विजय से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक मार्ग मौर्यों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज ने भी विभिन्न मार्गों का उल्लेख किया है अपनी इंडिका में, जिनसे पाटलिपुत्र जुड़ा हुआ था।
ये विभिन्न मार्ग जो थे समुद्र तटवर्ती बंदरगाहों से जुड़े थे। पश्चिमी तट पर भड़ौच तथा सोपारा तथा पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे। इसके अतिरिक्त देश की विभिन्न नदियां भी यातायात एवं व्यापार मार्गों का निर्माण करती थीं। आगे बढ़ते हैं। इन मार्गों की सुरक्षा बढ़ाकर तथा व्यापारियों के लिए सुविधाएं प्रदान कर मौर्यों ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया। मेगास्थनीज अपने इंडिका में एग्रोनोमई संज्ञक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर मार्गदर्शक संकेतक, विश्राम गृह, छायादार पेड़ आदि के निर्माण किए जाने का उल्लेख अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार व्यापारियों की वो सुरक्षा भी राज्य प्रदान करता था। उपरोक्त सुविधाओं के कारण मौर्य काल में देशी एवं विदेशी व्यापार का काफी विकास हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि बौद्ध काल से ही भारत के दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम एशियाई देशों तथा मिस्र के साथ विदेशी व्यापार प्रारंभ हो चुका था। इस काल में यह प्रक्रिया और अधिक तीव्र हुई। पश्चिम एशिया को निर्यातित वस्तुओं में काली मिर्च, दालचीनी, गरम मसाला, हीरा, मोती, गोमेद, सुलेमानी सदृश पत्थर, भारतीय कपड़ा, हाथी दांत, कछुए की खोपड़ी और गेंडे का सींग जैसी वस्तुएं शामिल थीं। तो इन वस्तुओं का निर्यात भारत से पश्चिमी एशियाई देशों को किया जाता था, जबकि आयातित वस्तुओं में घोड़े, लाल मूंगा, छौम, सीसा एवं शराब जैसी वस्तुएं शामिल थीं, जिनका आयात भारत करता था। इसके अतिरिक्त अंतर्देशीय व्यापार भी होता था मौर्य काल में, जिसमें उत्पादन वैशिष्ट से क्षेत्रों से अभाव वाले क्षेत्रों में आवश्यक सामान लाए ले जाते थे। अर्थात जिस क्षेत्र में जिस किसी वस्तु का विशेष रूप से प्रमुखता से उत्पादन होता था, तो वहाँ से इसका निर्यात देश के अन्य हिस्सों में किया जाता था। इस काल में ऋण व्यवस्था भी भली भांति स्थापित हो चुकी थी। ऋण पर ब्याज दरें व्यापारिक गतिविधियों में निहित जोखिमों के आधार पर निर्धारित थे। अर्थात जिस व्यापार में जोखिम ज़्यादा था उसके लिए अगर ऋण प्रदान किया जाता था तो उस पर ब्याज की दर अधिक होती थी, लेकिन सामान्य ब्याज दर जो था वह 15% था। इस निमित्त राज्य द्वारा ऋण प्रदान किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को भी अपने हितों के अनुकूल नियंत्रित किया था। साथ ही व्यापारियों के माल का यात्रा में होने वाले नुकसान के लिए राज्य मुआवजा भी देता था। इसका विवरण भी अर्थशास्त्र से मिलता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेगास्थनीज ऋण एवं सूद व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता है। अर्थात व्यापार में ऋण व्यवस्था या सूद व्यवस्था लागू थी या नहीं, इस पर मेगास्थनीज कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करता है अपने इंडिका में। आगे बढ़ें। अब मुद्रा व्यवस्था। मौर्यों ने अपनी नौकरशाही को नगद वेतन देने की आवश्यकता हेतु मुद्रा प्रणाली का भी निर्माण किया था। इस काल में प्रचलित सिक्कों में सुवर्ण, करसापन, माशक, कांकणी आदि का उल्लेख मिलता है। तो ये मौर्य काल में प्रचलित सिक्के थे। मुद्रा प्रणाली से जुड़े कई अधिकारियों जैसे रूपदर्शक का उल्लेख भी मिलता है। इससे व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियां प्रोत्साहित हुई। नगरीकरण भी जो है सो अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के कारण विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं व्यापारिक नगरों की स्थापना भी इस काल में हुई। साथ ही प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार भी नगर अस्तित्व में आए। इसकी चर्चा हम लोग नगरीकरण से संबंधित अपने वीडियो में कर लिया है, इन्हें आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौर्य काल
विकासशील अर्थतंत्र का काल था। विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का इस काल में विकास हुआ, जिससे व्यापार बढ़ा। कृषि अर्थव्यवस्था के लाभ बड़े पैमाने पर सामने आए, जिससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी अस्थायित्व आया, भौतिक समृद्धि बढ़ी। पुरातात्विक खुदाइयों में भी इस काल की भौतिक समृद्धि झलकती है, जैसे NBPW अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिश्ड मृदभांड की जो संस्कृति है, तो इससे संबंधित स्थल जो है इस काल में उत्तर पूर्व में कंधार तक्षशिला से लेकर के पूर्व में शिशुपालगढ़ एवं चंद्रकेतुगढ़ तक, तथा उत्तर में रोपड़ हस्तिनापुर से लेकर के दक्षिण में छिब्रोल तक पाए गए हैं, जो समुन्नत अर्थव्यवस्था के प्रतीक हैं। इसी आधार पर बाद के वर्षों में अर्थव्यवस्था चलती रही एवं उसका विकास होता रहा। तो इस प्रकार मौर्य काल में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि मौर्यों ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था लागू की थी, अर्थात काफ़ी केंद्र का नियंत्रण स्थापित था अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों पर। तो परीक्षाओं में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के लाभ और इसकी हानि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप निम्न बिंदुओं के अंतर्गत दे सकते हैं। अगर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के लाभ के प्रश्न हैं तो आप इसे निम्न रूप में बता सकते हैं। जैसे पहला कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक घटक जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का व्यापक विकास हुआ। इसके कारण माप तौल का मानकीकरण, व्यापारिक मार्गों का विकास, राजनीतिक शांति व्यवस्था की स्थापना आदि कारणों से आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया और अधिक प्रोत्साहित हुई। दूसरा कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रोत्साहित हुई। तीसरा, व्यक्तियों की भौतिक समृद्धि बढ़ी। और चौथा कि अपनी भौतिक संपन्नता के बल पर ही भारत एक शक्ति बन सका। तो ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ हैं। अब केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से हानि, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के कारण या अत्यधिक केंद्रीय नियंत्रण के कारण व्यापारिक एवं व्यावसायिक श्रेणियां मजबूत नहीं हो सकी। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। इसी प्रकार दूसरा कि शूद्रों की स्थिति में सुधार तो हुआ, परंतु इसका प्रभाव इस काल में नहीं दिख सका। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि कौटिल्य ने शूद्रों को अन्य तीनों वर्णों की सेवावृत्ति करने के साथ साथ उन्हें कृषि करने का छूट भी प्रदान किया है। तो शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। वे कृषक या कृषक मजदूर के रूप में अर्थव्यवस्था में शामिल हुए, परंतु उनकी स्थिति में सुधार इस काल में दृष्टिगोचर नहीं हो पाया। इसके साथ साथ कि इस काल में जनजातीय क्षेत्रों में भी कृषि भूमि का विस्तार किया गया। इससे समाज में नवीन सामाजिक वर्ग शामिल हुए और इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। संभवतः इसी कारण अशोक ने धम्म नीति का अनुसरण किया था, उसने अपना धम्म लागू किया था। इस तथ्य की चर्चा मैंने अशोक के धम्म से संबंधित अध्ययन सामग्री के अंतर्गत किया है। तो ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से कुछ हानि है। अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन बिंदुओं के अंतर्गत आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी यह प्रस्तुति यदि आपको उपयोगी लगी है और इस विषय को आप समझ पाए हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।